कि मैं कुछ दिन पहले सीमावर्ती गांव मिठड़ाऊ आए थे। उन्हीं क्षेत्र में कल नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर एक विशेष जो धार्मिक स्थल है उनको गिराया जा रहा है, कई बड़ी सभाएं हुई हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अच्छा, आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ से एक युवा विधायक आते हैं रविंद्र सिंह भाटी, काफ़ी चर्चाओं में हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर के उनसे बातचीत या आपकी मुलाकात होती रहती है? नहीं, कुछ ही घंटे बाद पश्चिमी राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और उनकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के कार्यकर्ता जो है वो जुटे हुए हैं। ऐसे में एक युवा कार्यकर्ता या यूं कहे कि युवा नेता शंकर गोरा, जो भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार अपनी टीम के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। कैसे इस क्षेत्र के लोगों को बताया जाए कि ये कितनी बड़ी सौगात है। शंकर जी, किस तरीके से इस रिफाइनरी को देखते हैं और कल प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, तो कैसे व्यवस्थाएं यहाँ पर सब चल रही है? देखिए, यहाँ सब व्यवस्थाएं माकूल है और देश के प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं रिफाइनरी का, और एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे राजस्थान के लोग और बाड़मेर के लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। और आप देखिए कि इस रिफाइनरी के आने के बाद में किस प्रकार के अमूलचूल बदलाव यहाँ पर हुए हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारा यहाँ का खुद का प्रोडक्ट जो पेट्रोल डीजल की, पहले भी हमने देखी कि जब विश्व के सामने स्थितियाँ नाजुक थी, स्थितियाँ ख़राब थी, अभी भी पूरी स्थितियाँ सामान्य नहीं हुई है। उस समय जब इस रिफाइनरी का उद्घाटन हो रहा है, उससे निश्चित रूप से पूरे देश को लाभ मिलेगा। और जो हमारा सबसे ज़्यादा पैसा क्रूड ऑयल ख़रीदने के लिए विदेश जाता है, उसमें भी कमी आएगी। और इस रिफाइनरी से कल जब इसका शुभारंभ होगा तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, राजस्थान के लोगों को रोज़गार मिलेगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। देखिए, सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो युवा वर्ग को है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ रोज़गार आएंगे, कल पेट्रोकेमिकल यहाँ हब्स बनेंगे, तो युवाओं के लिए अपने आप में कितनी बड़ी सौगात है, क्योंकि आप प्रदेश के भाजपा के जो युवा हैं उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। देखिए, हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी युवाओं की बात करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी युवाओं की बात करते हैं। और आज हम देखते हैं कि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे देश का युवा रोज़गार लेने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला भी बनेगा, उस समय तक कुछ गिने चुने स्टार्टअप देश में काम कर रहे थे। लगभग अब 2.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप देश में काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पहले जब हम कहीं पे भी जाते थे तो कोई भी कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर होता था, सीईओ होता था, या न्यूज़ चैनल्स की बात कर लें, न्यूज़ हब्स की भी बात कर लें, तो बहुत सीनियर लोग उस समय हुआ करते थे, जैसे जिसकी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल है। लेकिन आज 22, 23, 25 साल में व्यक्ति अपना स्टार्टअप चालू करना चाहता है। ये जन भावनाओं से होता है, जनता की मुहिम से होता है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से उस समय आह्वान किया था, युवाओं से आह्वान किया था। और अब हम देखते हैं कि राजस्थान में ये रिफाइनरी आ रही है, उससे सबसे ज़्यादा रोज़गार। अब आप देखिए कि यहाँ रिफाइनरी का काम चला, उसमें भी कई युवा उद्यमी बनकर उभरे हैं। ये आप भली बातें जानते हैं, क्योंकि आप इसी क्षेत्र के हैं और आप सब लोगों को मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से भी जानते होंगे। और आगे आने वाले समय में भी राजस्थान के युवाओं को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से रिफाइनरी ओपन होने के बाद में यहाँ युवाओं को रोज़गार मिलेगा और यहाँ के युवा को सक्षम बनाने का काम इस रिफाइनरी के माध्यम से होगा। और इतना बड़ा जब इन्वेस्टमेंट होता है, इतनी बड़ी चीज़ चालू होती है, तो अनेक प्रकार के इन्वेस्टमेंट आसपास और भी होते हैं, तो उनके माध्यम से भी यहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल। रिफाइनरी के बाद अब आप पर बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार पूरे राजस्थान में जा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। मैं देख रहा था कभी आदिवासी एरिया में तो कभी कहाँ, तो किस तरीके से युवा इस सरकार को देखते हैं, क्या कामकाज हो रहे हैं, युवा किस तरीके से आपसे इंटरेक्ट होते हैं? देखिए, युवा इस सरकार को ऐसे देख रहे हैं कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें 19 पेपर लगातार लीक हुए, और जो हम देखते हैं कि राजस्थान में अधिकांश युवा ग्रामीण प्रदेश से आते हैं। यहाँ खड़े हुए सब युवा भी कहीं ना कहीं कोई गांव ढाणी, कोई ढाणी से भी आगे पैदल चल के आता है। उनके माता पिता कोई मजदूरी करता है, कोई किसान है, कोई अध्यापक है, वो दिन रात मेहनत करके उनको पढ़ाने के लिए बड़े संस्थानों में भेजते हैं कि उनका बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले। और खुद का कपड़ा वो खरीदते नहीं हैं कई वर्षों तक, वो अपने बच्चों के लिए सारी सुविधा देते हैं पढ़ाई के लिए। और जब वो बच्चा पूरे दिन मेहनत करता था, रोज़गार के लिए लगा रहता था, और उसको पता चलता था कि फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद कि उसका पेपर लीक हो गया, तो आप देखिए कि लगातार मेहनत करने के बाद में अगर उसका परिणाम नहीं मिलता तो वो बच्चे अवसाद में चले गए थे। और वो एक बच्चा ने उस पूरी ढाणी का कहे तो एक भाग्य को ख़राब करने का काम या एक किस्मत को ख़राब करने का काम उस समय की गहलोत सरकार ने किया। उस समय गहलोत सरकार में गहलोत साहब के पीएसओ, इनके आरपीएससी के मेंबर तक को जेल जाना पड़ा। लेकिन राजस्थान में जब पिछला विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उस विधानसभा चुनाव में ही हमारे
देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक भी पेपर लीक के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और सरकार बनते एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी का गठन होते 425 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजने का काम राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने किया। अब हम देखते हैं कि 12 तारीख को युवा दिवस के उपलक्ष्य में 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। हमने देखा होगा और आपने भी कई बार कवर किया होगा कि पहले युवा भर्तियों में तारीखों को लेकर भर्ती की तिथि को लेकर प्रदर्शन करते थे, कभी उनकी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शन करते थे, कई बार एक ही दिन में 2 परीक्षाएं होती थी उनको लेकर प्रदर्शन करते थे। लेकिन एक ही दिन में ये बता देना कि 1 लाख भर्तियां किस दिन किस तारीख को होगी और कितने पदों के लिए होगी, ये एक बहुत बड़ा निर्णय राजस्थान की सरकार का रहा। इन सब मुद्दों को लेकर हम पूरे राजस्थान भर में जा रहे हैं, राजस्थान भर में चर्चा कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। कल भी मैं हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में था, दोनों जगह बड़े युवा सम्मेलन थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जो जयंती चल रही है उसके उपलक्ष्य में, और उससे पहले भी मैं योग दिवस के उपलक्ष्य पे मिठड़ाऊ गांव में, जो जैसलमेर का प्रथम गांव, अब आप देखिए विजन का फर्क पड़ता है। जब लोग अंतिम गांव कहते थे तो देश के प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया कि प्रथम गाँव, वहाँ पर योग किया, वहाँ पर जनसंपर्क किया, और अंतिम जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है उस तक पहुंचने का काम हमारी पूरी टीम कर रही है। यहाँ पर भी हमारे लोगों ने, कल देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बड़ी संख्या में युवा साइकिल के माध्यम से साइकिल चलाकर यहाँ से जाएंगे और रिफाइनरी में जाके उद्घाटन। बिल्कुल, आपने युवाओं की बात की तो कई सारे संगठन हैं, चाहे एनएसयूआई की बात करें या फिर आजकल कॉकरोच पार्टी है, वो नीट परीक्षा को लेकर देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्या ये सब चीज़ें युवाओं में देखने को मिल रहा है? देखिए, मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस राजस्थान में, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बन रहा। अब वो कंपटीशन में कभी कौन प्रदर्शन करता है, आप देखिए कि ये पेपर लीक हुआ वो केरल से हुआ। केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत इस पेपर को रद्द किया। दूसरा पेपर तुरंत करवाया कि बच्चों को कोई गैप नहीं लगे, बच्चों का कोई चीज़ों को ख़राब नहीं हो। पहले क्या होता था, कांग्रेस में पेपर लीक भी हुए, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, उनको रद्द भी नहीं किया। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले राजस्थान की एसओजी ने दोषियों को पकड़ा है, उनको पकड़ के सीबीआई के हवाले किया है। कांग्रेस में अगर ऐसी घटना हो जाती तो पता ही नहीं चलता अब तक हमें। अगर कांग्रेस में अगर ऐसी घटना होती तो वो पकड़ते ही नहीं। हमारी सरकार ने तुरंत एसओजी ने सबसे पहले दोषियों को पकड़ा और दोषियों को जेल भेजने का काम किया, और तुरंत केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए उस पेपर को रद्द किया और दूसरा पेपर तुरंत करवाया। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉकरोच पार्टी की आपने बात करी, अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पे दूसरे देशों से फॉलोअर्स बढ़ा के, अलग अलग जगह से फॉलोअर्स बढ़ा के और युवाओं को बरगला के, मैं तो दूसरी बात भी कहूँगा, उन्होंने फॉलोअर्स इकट्ठे किए और पूरे देश भर में उन्होंने, वो जो उनके संस्थापक है उन्होंने, और वो बी पार्टी, आप देखिए वो डब्रू डमली वाली गैंग जो पहले जेएनयू में चलती थी या शाहीन बाग में थी, वही गैंग, वही चेहरे, वो डमरू डफली लेके वहीं मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि सेम लोग, आप ये सोच सकते हो कि 10 साल से वही लोग एक आंदोलन में आ रहे हैं, एक आंदोलन में लग रहे हैं। आपने देखा कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। जयपुर में प्रदर्शन किया, यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। वो चाहते थे कि सरकार से कैसे भी टकराव करे, लेकिन सरकार ने उनको परमिशन दी। अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो बात करते हैं लोग कि, उसमें सरकार ने तुरंत परमिशन दी और तुरंत परमिशन देके उनका आंदोलन जैसा उन्होंने किया, लेकिन जन समर्थन नहीं जुटा पाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि भाई जेएनजी एज को ये जो बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जब नेपाल की हिंसा हुई थी उस समय जेएनजी एज को बरगलाने की कोशिश की थी और अपने एक्स पे लगातार कई बार पोस्ट किया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, उसके बाद में बंगाल में चुनाव हुआ, उसमें बाद में मुंबई की महानगर पालिका में चुनाव हुआ, उसके बाद में आसाम में चुनाव हुआ। सब जगह जेएनजी ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास जताया है और बंगाल में लंबे संघर्ष के बाद में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जेएनजी का अगर सबसे ज़्यादा विश्वास है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ही परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं, वो युवाओं से बातचीत करते हैं। हमारे खिलाड़ी कहीं जीत के आते हैं तो उनसे बधाई के लिए उनको अपने घर पे बुलाते हैं, हार के आते हैं तो उनको संबल देने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। दूसरे लोग सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। गोरा जी, अभी आपने जिक्र किया कि मैं कुछ दिन पहले सीमावर्ती गांव मिठड़ाऊ आए थे, उन्हीं क्षेत्र में कल नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर एक विशेष जो धार्मिक स्थल है उनको गिराया जा रहा है, कई बड़ी सभाएँ हुई हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बेनीवाल जी की राजनीति करने का तरीका अलग है, वो कुछ भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है
जो एक वहाँ प्रशासन के द्वारा जो अवैध निर्माण है उन्हीं को उठाया जा रहा है, उसका आपसे ज़्यादा कोई बता नहीं सकता। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं गया था वहाँ पे, सब शांति से चल रहा है, सब चीज़ें ठीक हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ से एक युवा विधायक आते हैं रविंद्र सिंह भाटी, काफ़ी चर्चाओं में हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर के उनसे बातचीत या आपकी मुलाकात होती रहती है? नहीं, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। कभी रैंडम मिल जाते हैं तो नमस्ते राम राम हो जाती है। वो भी पहले क्या इसमें छात्र संघ से निकले हैं, तो मेरी कोई राम राम नहीं है, ना मैं कभी ज़्यादा मिला हूँ उनसे, ना व्यक्तिगत मेरी कोई मुलाकात नहीं। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कभी मिल जाते हैं तो राम राम नमस्ते हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही संभल करके और डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करने से काफ़ी बचते भी हैं, कई सारी बातों का खुलकर जवाब भी दिए हैं। अब तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं इस राजस्थान को जो एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है उनकी तैयारियों में।